कहानी की शुरुआत में निकट भविष्य की बात है। एक विशाल माइनिंग स्पेसशिप बोरियालिस अनंत अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में अभी पूरे 4 साल बाकी थे। इसलिए जहाज का पूरा क्रू गहरी नींद में था, क्रायोपॉड्स में जमी हुई नींद। लेकिन तभी अचानक एक विशाल उल्कापिंड सीधे बोरियालिस से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ जहाज का संतुलन बिगड़ गया और अलार्म गूंज उठा। हर तरफ रेड लाइट्स और कंपाहट भर गई। एक क्रायोपॉड के अंदर एंडी नाम का क्रू मेंबर अचानक चौंक कर जाग उठा। उसकी आंखों के सामने उसकी पृथ्वी पर छूट चुकी फैमिली की वीडियो चल रही थी। पत्नी की हंसी, बेटे की मुस्कान। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। शिप का एआई सिस्टम सक्रिय हो गया और चेतावनी दी, हुल ब्रिज हुआ है, सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। अगले ही पल कुछ रोबोटिक आर्म्स एंडी के चारों ओर घूमने लगे और एक स्पेशल स्पेससूट बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सीमित ऑक्सीजन और एक खुद का छोटा एआई शामिल था। फिर कुछ ही पलों में इमरजेंसी लॉन्च एक्टिवेट हुआ और सारे क्रायोपॉड्स एक एक करके बोरियालिस से बाहर फेंक दिए गए। कुछ तो सही सलामत निकल गए, लेकिन कुछ आग और धमाकों की चपेट में आकर भस्म हो गए। एंडी का पॉड जब एआई हेलमेट पूरा करता है, तभी पॉड के थ्रस्टर ऑन होते हैं और पॉड तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो नजदीकी ग्रह के वातावरण में दाखिल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र होता है कि पॉड लगभग गिरने लगता है। कुछ पॉड्स आग पकड़ लेते हैं, कुछ रास्ते में ही फट जाते हैं। एंडी का पॉड विंग्स खोलता है, लेकिन वे टूटने लगते हैं और थ्रस्टर्स भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर अचानक पॉड एक ऊंचे इलाके से टकरा जाता है और जमीन पर घिसटता हुआ एक मिट्टी के टीले से आकर रुकता है। एंडी बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे एक झलक अपने परिवार की दिखती है, शायद उसकी चेतना का आखिरी सहारा। एआई को लगता है कि वो हार्ट अटैक झेल रहा है और डिफिब्रिलेटर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एंडी आखिरी पल पर उसे बंद कर देता है। फिर जब वो होश में आता है, वो खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है वो एक वीरान और अजनबी जमीन पर फंस चुका है। वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी पॉड जोर से हिलता है। एआई बताता है कि जमीन अस्थिर है, उसे जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन जब एंडी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। सर्वाइवल किट चेक करने पर उसे मालूम चलता है कि उसकी लोअर रैंक की वजह से उसके पास फ्लेयर गन नहीं है। वो दरवाजे को लात मारता है, फिर भी कुछ नहीं। फिर अग्निशमन सिलेंडर से कांच तोड़ता है। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉड एक तरफ पलट जाता है और वो फिर से अंदर गिर जाता है। इसी गिरावट में कांच उसके सूट को नुकसान पहुंचा देता है और ऑक्सीजन लीक होने लगती है। लेकिन शुक्र है उसके पास एक रिपेयर स्प्रे है जो फौरन उस फटाव को भर देता है। तभी अचानक सीट के पीछे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। एंडी जल्दी से अपने बेटे की खिलौना पकड़ता है और धुआं हटाने के लिए मिट्टी हटाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है बोरियालिस आसमान से गिर रही है और फिर एक भयानक विस्फोट में बदल जाती है। उस धमाके की लहर एंडी को जमीन पर गिरा देती है। थोड़ी देर बाद एआई से जानकारी लेने पर पता चलता है कि जहाज सिर्फ आधी दूरी तय कर पाया था और वो इस समय अनमैप्ड टेरिटरी में है। एक अनजानी और डरावनी दुनिया में दूर कहीं एक रोशनी दिखती है। एंडी उसकी तरफ चलना शुरू करता है, हर पल रेडियो पर किसी से संपर्क की उम्मीद में। चलते चलते उसे बोरियालिस का आधा हिस्सा जलता हुआ दिखाई देता है। पास में एक और पॉड पड़ा होता है। एंडी उसमें से ऑक्सीजन टैंक निकालने जाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक डेड बॉडी गिरती है। जब वो उसे ध्यान से देखता है, पता चलता है कि ऑक्सीजन टैंक टूट चुका है। एंडी वहां से चला जाता है, लेकिन एक बात नोट नहीं कर पाता, पॉड के ऊपर रग और पंजों के निशान है। कुछ मिनट बाद एंडी को एसओएस लाइट्स की एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन वहां बहुत तेज हवा चल रही होती है। वहां उसे मिलता है ड्वेन, जो पहले से कुछ इक्विपमेंट निकाल चुका होता है। ड्वेन बताता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एस्ट्रॉइड बेल्ट से शॉर्टकट लिया था, इसलिए वे इस अनजान जगह पर फंस गए हैं। ड्वेन एक एसओएस मैसेज अर्थ पर भेजने की कोशिश कर रहा है, जो 8 महीने में पहुंचेगा और रेस्क्यू शिप आने में 2 साल लग सकते हैं। एंडी निराश होने लगता है, लेकिन ड्वेन कहता है कि बोरियालिस के दूसरे आधे हिस्से में शायद सर्वाइवल के साधन मिल सकते हैं। उसी समय एंडी गलती से मशीन का प्लग खींच देता है। जैसे ही वो वापस मुड़ता है, एक अजीबोगरी प्राणी ड्वेन को पकड़ कर ले जाता है और कोई सुराग नहीं छोड़ता। एंडी अकेला रह गया है। वो मैसेज भेजता है, ड्वेन की गन उठाता है और एआई उसे याद दिलाता है कि उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। फिर एंडी सबसे बड़े बोरियालिस टुकड़े की ओर निकल पड़ता है, लगातार रेडियो सिग्नल तलाशता हुआ। कुछ समय बाद वो एक पहाड़ी किनारे पहुंचता है। एआई स्वीकार करता है कि उसका सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंडी गुस्से में चीख पड़ता है, अपने परिवार को याद करता है और तभी रेडियो में एक आवाज आती है, सिग्नल बहुत खराब है। लेकिन वो भागता है ताकि उस आवाज को साफ साफ सुन सके। पिछले दृश्य में एंडी और नोमी के बीच पहली बार रेडियो संपर्क हुआ था। दोनों ने जाना कि अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा हैं, एंडी, नोमी और ड्वेन। अब कहानी आगे बढ़ती है। नोमी ने तुरंत एंडी को अपना लोकेशन भेजा, लेकिन तभी एंडी की सूट एआई गंभीर आवाज में चेतावनी देती है, उस इलाके की जमीन अस्थिर है और तुम्हारे पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। एक गहरी चुप्पी। एंडी थोड़ी देर के लिए ठिठक जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या वो नोमी को बचाने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल देगा? तभी नोमी एक नर्म लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहती है, मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, हम दोनों के लिए। बस इतना सुनते ही एंडी ने हिम्मत जुटाई और चल पड़ा। उस ओर जहां सिर्फ धुंध, बर्फ और मौत थी। अगले कुछ घंटों तक एंडी लगातार चल रहा था, पत्थरों के बीच, सन्नाटे में, और साथ में नोमी से बात करता रहा। दोनों अजनबी अब दोस्त बनते जा रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज। एंडी रुक गया और तुरंत अपनी एआई से इलाके को स्कैन करने को कहा, पर हैरानी की बात यह थी कि स्कैनिंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था। नोमी जब एआई का मॉडल नंबर सुनती है तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये मॉडल तो डिसकंटिन्यू हो चुका
लगता है इस कंपनी ने पैसे बचाने के लिए आउटडेटेड एआई भेजा है, अपनी क्रू की जान की परवाह किए बिना। इतना सुनकर एंडी चुप हो गया, गुस्से और बेबसी से भरा हुआ। अब रात हो चुकी थी, चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ हेलमेट की धीमी रोशनी। एक पल को उसे कुछ हिलता डुलता सा दिखा। वो डर से जम गया, लेकिन खुद को समझाया शायद मेरा वहम होगा। मगर अगले ही पल उसके पैरों के पास से कुछ पत्थर लुढ़कते हुए निकल गए और ऊपर एक परछाई चुपचाप उसे देख रही थी। फिर जमीन पर कुछ अजीब से गड्ढे दिखाई दिए। जैसे ही एंडी ने उनका पीछा किया, वो एक बड़े से गड्ढे तक पहुंच गया जिसके ऊपर जाले थे, और तब उसे एहसास हुआ ये छोटे गड्ढे दरअसल पंजों के निशान थे। अब डर उसके शरीर में दौड़ने लगा। वो तेजी से चलने लगा और तभी बर्फ गिरनी शुरू हो गई। अब आवाजें और डरावनी हो गई थी। वो अब गुर्राने जैसी लग रही थी। अचानक एक बड़ा सा जीव पास से भागा। एंडी ने झटपट अपनी हेलमेट की लाइट बंद की और छिप गया। उधर नोमी के स्कैनर में बहुत से क्रू ट्रैकर्स उसकी ओर आते दिखे, मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी एक फ्लेयर आसमान में छोड़ा गया और उसकी रोशनी में जो दिखा एक विशालकाय मकड़ी थी। वो इस रहस्य का जवाब थी। उसी ने पूरी टीम को खा लिया था और अब उन सभी के ट्रैकर्स उसके पेट में थे। एंडी ने तुरंत ड्वेन की गन उठाई, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। घबराकर वो दौड़ पड़ा और मकड़ी ने झपट्टा मारा। वो भागते भागते एक गहरी दरार में गिर गया। ऊपर से वो मकड़ी अब भी हाथ बढ़ा रही थी उसे खींचने के लिए। किसी तरह भागते भागते वो एक चट्टान के किनारे से फिसल गया। तेज रफ्तार से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। शरीर में बहुत दर्द हुआ, मगर बर्फ ने उसे पूरी तरह टूटने से बचा लिया। ऊपर से फिर से एक गुर्राहट आई। मकड़ी वही खड़ी थी, लेकिन नीचे नहीं आई। एंडी अब भी घबराया हुआ था। तभी नोमी ने रेडियो पर कहा, तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है। और फिर पता चला गिरने की वजह से उसके सूट में एक और फट गया था। एंडी ने जल्दी से स्प्रे निकाला और मरम्मत की, लेकिन अब वो स्प्रे भी खत्म हो गया था। इतने में ड्वेन की आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो, मैं इन मकड़ियों से लड़ रहा हूँ। नोमी ने कहा, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मगर एंडी हिचकिचाया, न तो मेरी गन काम कर रही है न मेरा स्कैनर। तभी नोमी ने कहा, पर उसके पास ऑक्सीजन हो सकती है। अब एंडी को फैसला करना ही था। वो दौड़ पड़ा बिखरे हुए क्रैश पॉड्स के बीच। कुछ देर बाद उसे दूर से फ्लेयर की रोशनी दिखाई दी और वहाँ ड्वेन भी मिला। ड्वेन कुछ बोल ही रहा था, इस जानवर की कमजोरी है वो। लेकिन तभी मकड़ी ने फिर हमला किया और ड्वेन की चीखें सुनाई दी रेडियो पर। और फिर सन्नाटा। एंडी छुपने के लिए एक और पॉड के पीछे भागा, लेकिन वहाँ दूसरा जानवर, वो भी इंसानी शवों को खा रहा था। नोमी ने तुरंत एक पॉड की एआई वॉइस और लाइट्स ऑन कर दी। एक मकड़ी उसका पीछा करने लगी और एंडी को मौका मिला। वो भागकर एक पॉड के अंदर जा छिपा, लेकिन गलती से नोमी ने उसी पॉड की लाइट्स ऑन कर दी जिसमें एंडी छिपा था और अंदर एक लाश थी। एंडी घबरा गया, लेकिन तभी नोमी ने बाकी पॉड्स की लाइट्स भी ऑन कर दी। अब दोनों मकड़ियां भटक गई और एंडी को फिर भागने का मौका मिला। थोड़ी देर बाद जब वो एक कोहरे वाले इलाके में पहुंचा, मकड़ियां वहीं रुक गई। शायद उन्हें वहां का माहौल पसंद नहीं था। एंडी ने चैन की सांस ली और नोमी से कहा, तुम्हें भी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन नोमी ने एक दर्दनाक सच्चाई बताई, मैं अपनी टांगों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। वो घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गई। और तभी एंडी ने अपने बेटे के लिए गाया गया गीत गाना शुरू किया। धीरे धीरे नोमी शांत हो गई। एंडी अंधेरा छाया हुआ था, बस कुछ चमकती लाइट्स दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक रोशनी एंडी के हेलमेट पर आकर बैठती है और पल भर में उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। हमला करने के लिए शुरुआत में वो अकेले नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाकी सारी फायरफ्लाइज भी लाल हो जाती है और अब सब मिलकर एंडी पर हमला करने लगती है। एंडी भागने लगता है और अच्छी बात ये थी कि सिर्फ थोड़ी देर दौड़ना ही काफी था उन्हें पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन तभी पीछे से एक गहरी और भयानक घरघराती आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो फायरफ्लाइज भी किसी और चीज से डरकर भाग रही थी। अचानक जमीन फट जाती है और वहां से एक भयानक राक्षस का मुंह बाहर आता है। वो एंडी को एक गंदी चिपचिपी परत से ढक देता है ताकि वो हिल भी ना पाए। धीरे धीरे वो राक्षस एंडी को पूरा निगलने लगता है। उसका हर एक हिस्सा सिर से पांव तक अब उस डरावने मुंह के अंदर था। उसी वक्त एंडी को याद आता है, याई ने कहा था कि हार्ट अटैक की स्थिति में डिफिब्रिलेटर एक्टिव हो जाएगा। एंडी जोर से चिल्लाता है, मैं हार्ट अटैक महसूस कर रहा हूँ। और फिर डिफिब्रिलेटर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही तेज बिजली का झटका लगता है, राक्षस जोर से चिल्लाता है और एंडी को थू-थू करके बाहर उगल देता है। अब वो दानव और भी ज्यादा गुस्से में था। गुर्राते हुए वो दोबारा एंडी की ओर दौड़ता है। एंडी जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते एक सूखे पेड़ के तने जैसी जगह में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहां जमीन में एक गड्ढा था और एंडी अचानक उसमें गिर जाता है। अगले दृश्य में एंडी सीधा एक फायरफ्लाइज के घोंसले में जा गिरता है। छोटे छोटे एलियन जैसे कीड़े तुरंत लाल हो जाते हैं और दौड़ते हुए एंडी को चुभाने लगते हैं। एंडी पूरी ताकत से दौड़ता है और जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलता है, वो कीड़े उसे अकेला छोड़ देते हैं। कम से कम अभी के लिए इसी तरह जान बचाकर नोमी के पॉड तक पहुंचा था। वहां दोनों की फिर से मुलाकात हुई और अब उन्होंने एक साथ सर्वाइवल की उम्मीदें बांध ली थी। पर कहानी यही नहीं रुक। अब शुरू होता है अगला दृश्य। जैसे ही एंडी नोमी के पॉड में दाखिल होता है, वो उसकी टांग को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ हाथों से उसे खींच पाना मुश्किल होता जा रहा था। सौभाग्य से चूंकि नोमी एक सीनियर क्रू मेंबर है, उसके इमरजेंसी किट में कई टूल्स होते हैं। एंडी उन्हीं में से एक का इस्तेमाल करता है और आखिरकार नोमी को पॉड से आजाद कर लेता है। नोमी दर्द से कराह उठती है, लेकिन अच्छी बात ये कि उसकी टांग टूटी नहीं है। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे बढ़ते हैं। नोमी की टांग में अभी भी दर्द है, इसीलिए
इसीलिए एंडी एक स्प्लिंट बनाता है जिससे चलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी बीच जब नोमी ड्वेन की बंदूक चेक कर रही होती है तभी धीरे धीरे उनके चारों तरफ मकड़ियों की एक पूरी फौज आ जाती है। दोनों तुरंत भागने लगते हैं। नोमी बार बार अपने सूट के एआई को कहती है कि उसकी टांग में मेडिसिन इंजेक्ट करे ताकि वो चलते रह सके। भागते भागते दोनों बोरियालिस के दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं जो अब तक कुछ हद तक सही हालत में लगता है। तभी अचानक नोमी फिसल कर गिर पड़ती है। एंडी उसे स्लाइड करवा के नीचे ले जाता है ताकि रफ्तार बनी रहे। मकड़ियां अब बेहद करीब थी। दोनों मिलकर रास्ते में पड़े मलबे को पीछे गिराकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी गिर जाता है। तभी एक मकड़ी बिल्कुल पास पहुंच जाती है। नोमी झट से फ्लेयर गन चलाती है। चमकते हुए उस गोली की तरफ वो मकड़ी दौड़ पड़ती है। दूसरी फ्लेयर चलाकर बाकी मकड़ियों को भी भटका देती है और दोनों पहाड़ी पर चढ़कर भागते हुए बोरियालिस के अंदर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में नोमी कंट्रोल पैनल से जूझ रही होती है। मकड़ियां दरवाजे तक आ गई है। एक मकड़ी अंदर घुसने ही वाली थी कि आखिरी पल पर वो कंट्रोल दबा देती है और दरवाजा बंद होकर उस मकड़ी को कुचल देता है। बाकी मकड़ियां दरवाजे को पीटने लगती है जबकि एंडी और नोमी अंदर जाकर जांच शुरू करते हैं। कार्गो होल्ड में सप्लाई बॉक्स और एक स्थिर वातावरण मिलता है। अब शायद कुछ समय तक वे जिंदा रह सकते हैं। तभी एक गलियारे में खून के धब्बे दिखते हैं जो उन्हें मुख्य कंसोल तक ले जाते हैं। वहाँ हर तरफ इंसानी अंग और मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। वे छुप जाते हैं क्योंकि एक बड़ी मकड़ी अंदर आती है और अपने पेट से इंसानी अंग गिराती है। यहाँ तक कि एक हेलमेट भी। एंडी उल्टी करने वाला होता है लेकिन खुद को रोक लेता है। अचानक ऊपर की छत से एक हैच खुलता है और उससे भी बड़ी मकड़ी नीचे आती है। एंडी जल्दी से दरवाजा बंद करता है लेकिन नोमी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उन्हें फंसा देता है। मकड़ी एक दरवाजे को पीट रही होती है। एंडी दूसरे को एक टूल से मारता है पर सब बेकार। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं जैसे अंत की प्रतीक्षा हो। इसी सन्नाटे में एंडी अपनी फैमिली की वीडियो चलाता है और नोमी को बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चा मर गए थे। वो गिल्ट में जी रहा है क्योंकि उस समय गाड़ी वही चला रहा था। नोमी उसे डांटती है, कम से कम मैं जिंदा हूँ और वो तुम्हारी वजह से है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं मानो आखिरी बार। तभी नोमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट पर एक फायरफ्लाई से भरी ऑर्ब चिपकी हुई है। जब मकड़ी अंदर घुसती है वो उसी ऑर्ब को उस पर फेंक देते हैं। हजारों फायरफ्लाई मकड़ी पर टूट पड़ती है और वो तड़ते हुए पीछे हट जाती है। अब दोनों कंसोल से दूसरा दरवाजा खोलते हैं और कार्गो बे की ओर दौड़ते हैं लेकिन वहाँ एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है। मकड़ी फायरफ्लाइयों को हटाकर फिर से उनकी ओर दौड़ती है पर दरवाजा बंद नहीं होता। दोनों प्लेटफॉर्म से कूद पड़ते हैं। ठीक उसी समय मकड़ी भी कूदती है। इसके बाद एंडी अपनी रिपेयर स्प्रे को मकड़ी के मुंह में फेंक देता है। मकड़ी उसे काट लेती है और स्प्रे उसके मुंह में फट पड़ता है जिससे उसे कुछ समय का मौका मिल जाता है। मकड़ी अब छत से दौड़ती हुई तेजी से फिर से उन पर झपटती है। नोमी उठती है और उसे अपनी तरफ लुभाकर दौड़ पड़ती है और एंडी से कहती है कि उसे अब इस राक्षस को मारने का तरीका ढूंढना होगा। एंडी नोटिस करता है कि कार्गो में कुछ पॉड्स अभी भी मौजूद है। वो एआई से पूछता है। एक काम करने वाला पॉड ऊपर की तरफ मिलता है। वो फौरन ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। उसी वक्त मकड़ी नोमी को जोर से पटक देती है। एंडी टॉर्च की लाइट बंद कर देता है जिससे नोमी एक बॉक्स में छुप जाती है। वहाँ उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स मिलती है। एंडी जब पॉड लॉन्च करने की कोशिश करता है एआई बताता है कि पावर ऑफ है इसलिए उसे मैनुअली ही करना होगा। वो पॉड के अंदर जाता है, एआई को कनेक्ट करता है। उसी वक्त नोमी बाहर आती है। उसके शरीर पर लटकती इमरजेंसी लाइट्स देखकर मकड़ी फिर से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। एंडी अपने बेटे का खिलौना देखता है, एक गहरी सांस लेता है और एआई को अलविदा कहता है। फिर जैसे ही सही समय आता है पॉड को लॉन्च करता है और वो सीधा मकड़ी के ऊपर जा गिरता है। अंत में मकड़ी मर चुकी थी। नोमी दौड़कर एंडी के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचती है कि एंडी मर गया लेकिन कुछ पल बाद एंडी आंखें खोल देता है। वो जिंदा है। अंतिम दृश्य में दोनों एक खिड़की के पास खड़े होते हैं। एक शांत और सुनहरा सूरज निकल रहा है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए मुस्कुरा रहे हैं। द एंड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।